तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि हमारे पास क्लास 12th का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का टॉपिक है। टॉपिक का नेम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि एक जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि माना कोई रिएक्शन है आर एक्स, और माना यहाँ पे ये जो एक्स है आपका, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे कोई रिएक्शन है जिसमें कि ये कोई एन यू, कोई सेकेंड न्यूक्लियोफाइल है आपका। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी पोजीशन से सब्स्टिट्यूट करता है। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? आर एन यू प्लस एक्स नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें कोई एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पहले हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका न्यूक्लियो, जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, एंड न्यूक्लियस पे सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा स्पीसीज जो कि न्यूक्लियस लविंग होता है, या जो पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी साइड, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, या हम कह सकते हैं उसे न्यूक्लियोफाइल। तो क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनमें खुद पे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, इसके एग्जांपल्स में हो जाएगा OH नेगेटिव। कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर न्यूक्लियोफाइल्स। OH नेगेटिव एग्जांपल हो जाएगा, Br नेगेटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो गया, या कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। माना हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, कोई अल्काइल हैलाइड है RX, और हमें इसे कन्वर्ट करना है ROH में। तो इस रिएक्शन में हमने हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है OH ग्रुप से। तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? हम रिएजेंट यूज करेंगे यहाँ पे KOH। एंड KOH भी हम जो यूज करेंगे, KOH, या फिर आप इसकी जगह पे NaOH भी यूज कर सकते हो। और जो हम मीडियम यूज करते हैं ये होता है आपके पास एक्वस मीडियम। तो अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ करवाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हैलोजन होता है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है OH ग्रुप से, और कंपाउंड क्या बनता है हमें? अल्कोहल। जैसे कि एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। कोई एग्जांपल है CH3 CH2 Cl, ये कोई अल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन अगर आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ करवाते हो, तो ये कंपाउंड क्या बनता है हमें? CH3 CH2OH। एंड इसमें जो साइड प्रोडक्ट होगा ये क्या बनेगा आपको? KCl। या और एग्जांपल्स आप ले सकते हो CH3 CH3, यहाँ पे Cl। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी जैसे कि एक्वस NaOH के साथ। आप एक्वस KOH भी ले सकते हो, एक्वस NaOH भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये जो Cl है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे? OH ग्रुप से। CH3 CH3 यहाँ पे आएगा आपको OH, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl।
तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं किस ग्रुप से, OH ग्रुप से। तो अगर आपको किसी भी हेलो एल्केन में OH ग्रुप हैलोजन को अगर सब्स्टिट्यूट करना है किसी OH ग्रुप से, तो हम सब यहाँ पे रिएजेंट यूज करेंगे एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH। इसके बाद सेकंड हमारे पास एग्जांपल होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। पहला एग्जांपल था सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। सेकंड एग्जांपल हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। तो अगर आपको किसी हेलो एल्केन में, जैसे माना हमारे पास कोई हेलो एल्केन है RX, यहाँ पे अगर आपको हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है साइनाइड से, मतलब कि आपको X हटा के यहाँ पे लाना है साइनाइड, तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? या तो आप यूज करोगे KCN या फिर आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं NaCN। तो रिएक्शन होगा यहाँ पे जो हैलोजन है आपका ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा साइनाइड ग्रुप से, एंड जो आपको साइड प्रोडक्ट बनेगा ये होगा आपका KX। जैसे कि एग्जांपल हो गए CH3 CH2 Cl ले लिया आपने, इसका रिएक्शन आपने करवा दिया KCN के साथ, या फिर आप यूज कर सकते हो NaCN। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CN। तो ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा, साइड प्रोडक्ट होगा इसमें आपका KCN। तो जब भी हम किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं या सोडियम साइनाइड से करवाते हैं, तो हमारे पास जो हैलोजन होता है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है किस ग्रुप से? साइनाइड से। अच्छा, ये ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप साइनाइड होता है, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं। तो जब भी किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ कराई जाती है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है ये होता है आपको नाइट्राइल्स। सेम नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होता है, अगला एग्जांपल है इसमें सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम कहते हैं NC ग्रुप। तो जैसे अगर हमें किसी भी हेलो एल्केन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है किसी आइसोसाइनाइड ग्रुप से, मतलब कि हमें X को हटा के यहाँ पे लाना है NC ग्रुप, तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? AgCN। तो अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करवाते हो, तो यहाँ पे क्या बनता है? RNC बनता है, और साइड प्रोडक्ट इसमें बनेगा आपको AgX। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि CH3 Cl ले लिया आपने, और इसका रिएक्शन आपने करवा दिया AgCN के साथ, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें प्रोडक्ट CH3CN नहीं बल्कि क्या बनेगा? CH3NC बनेगा। साइड प्रोडक्ट हो गया इसमें AgCl। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा था कि लास्ट हमने रिएक्शन करवाया था अल्काइल हैलाइड का किसके साथ? KCN या NaCN के साथ, तो वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है RCN, उस कंपाउंड को हम कहते थे नाइट्राइल्स। इसी तरीके से इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। तो जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं आइसोनाइट्राइल। एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेंगे CH3 यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl। रिएक्शन अगर कराएंगे AgCN के साथ, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? NC। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब हमने लास्ट रिएक्शन KCN के साथ करवाया था, तो वहां पे ऐसा क्या था कि साइनाइड बना था। यहाँ पे साइनाइड बनता है जब आप रिएक्शन KCN या NaCN से करवाते हो, और जब हम रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी हम रिएक्शन करा रहे हैं और अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ करवाते हैं, तो देखो KCN जो है आपका एक कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, एंड आयनिक कंपाउंड कैसे डिसोशिएट होता है? ये टूटेगा K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव में। तो जब ये डिसोशिएट होता है तो जो नेगेटिव चार्ज आता है ये किस पे आता है? कार्बन पे आता है। तो इसीलिए जो बॉन्ड बनाएगा R के साथ, ये कौन बनाएगा? कार्बन बनाएगा। इसीलिए बॉन्ड क्या बनेगा इसमें?
बॉन्ड बनेगा R और CN के बीच में, कार्बन के बीच और एल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्ड बनता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ AgCN की, तो AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। हम लोग क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ते हैं फजान रूल। तो फजान रूल ये कहता है कि अगर किसी एलिमेंट के पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो सिल्वर के पास क्या होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो कंपाउंड होता है AgCN, ये आयनिक नहीं होता है बल्कि कोवलेंट कंपाउंड होता है। और क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है तो ये आयनिक में नहीं टूटेगा, ये टूट के Cn नेगेटिव नहीं प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि इस बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट सेम टाइम पे यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज कौन करेगा, कार्बन नहीं करेगा बल्कि कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, आर ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो कार्बन नहीं बल्कि कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। यहाँ पे क्या था, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था इसीलिए कार्बन ने बॉन्ड बनाया था। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसलिए बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। इसीलिए यहाँ पे NC बनता है। तो फर्स्ट हमने देखा सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, सेकंड एग्जांपल हमने देखा सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, थर्ड एग्जांपल था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड, और नेक्स्ट हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। थर्ड इसमें एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल है इसमें सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो अगर हमें किसी भी हेलोएल्केन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है नाइट्रो ग्रुप से, तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ। AgNO2 से अगर आप रिएक्शन करवाओगे, यहाँ से Ag, यहाँ से X, AgX बार हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें, RNO2। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 Br ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दिया AgNO2 के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से AgBr बाहर हो जाएगा, AgBr बाहर हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2NO2, CH3 CH2NO2, एक नाइट्रो एल्केन हमें बनेगा। इस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे नाइट्रो एल्केन्स। तो जब भी हम किसी हेलोएल्केन की रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाते हैं तो वहां पे बनता है नाइट्रो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय, अगला एग्जांपल हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन बाय ONO। फिफ्थ हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होता है, फिफ्थ एग्जांपल जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये होता है सब्स्टिट्यूशन बाय ONO ग्रुप, नाइट्रिटो ग्रुप। तो अगर आपको किसी भी हेलोएल्केन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है ONO ग्रुप से नाइट्रिटो ग्रुप से, जैसे कि एग्जांपल है RX, कोई हेलोएल्केन है, इसमें हमें क्या करना है, X को रिप्लेस करना है ONO ग्रुप से। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं KNO2 के साथ, या फिर आप ले सकते हो NaNO2। तो रिएक्शन होगा, साइड प्रोडक्ट यहाँ से KX बाहर हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, RONO। ठीक है, रीजन सेम वही है कि आपके पास यहाँ पे हमने इससे पहले हमने AgNO2 से रिएक्शन करवाया था, तो AgNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। KNO2 एक आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक कंपाउंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अलग प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमने देखे सब्स्टिट्यूशन बाय NC हो गया, सब्स्टिट्यूशन बाय KNO2, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO, और इसी में एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप। अगर हमें किसी भी हेलोएल्केन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है अमीनो ग्रुप से, तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NH3 के साथ। यह NH3 अमोनिया है, अमोनिया से रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन जो होता है बेस की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि NaOH,
रिएक्शन होगा यहाँ से H, यहाँ से X, HX बाहर हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको RNH2, RNH2 ये बनता है आपको, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं अमाइन। तो जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हो तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम कहते हैं अमाइन। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी फेमस है और ये रिएक्शन जाना जाता है अमोनोलाइसिस के नाम से। अमोनोलाइसिस रिएक्शन इसे कहते हैं। तो ये है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। एक बार हम इनको रिवाइज करेंगे, सभी को एक साथ देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। इसके एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे कि RX है। अगर हमें किसी हैलोअल्केन में हैलोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप ऐड करना है, हमें माना OH ग्रुप, तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक्वस KOH या फिर आप यूज कर सकते हो एक्वस NaOH। सेकेंड है, अगर आपको माना कि हैलोजन को रिप्लेस करके ग्रुप ऐड करना है साइनाइड ग्रुप, तो साइनाइड ग्रुप ऐड करने के लिए आप यूज करोगे KCN या फिर आप यूज कर सकते हैं NaCN। थर्ड है, अगर आपको सब्सटीट्यूट करना है हैलोजन को आइसोसाइनाइड ग्रुप से, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे NC हमें बनाना है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे AgCN। नेक्स्ट है, अगर आपको हैलोजन को रिप्लेस करना है हमारा NO2 ग्रुप से, RNO2 बनाना है, तो यहाँ पे हम रिएजेंट यूज करेंगे क्या? AgNO2। और अगर माना आपको RX में से X को रिप्लेस करना है ONO ग्रुप से, RONO आपको बनाना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे या तो KNO2 या फिर आप यूज करोगे NaNO2। ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, NaNO2 या फिर KNO2। और अगर आपको हैलोजन को रिप्लेस करना है हमारा किस ग्रुप से, हमें बनाना है RNH2 बनाना है, अमीनो ग्रुप से आपको रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं? अमोनिया। अमोनिया यूज करेंगे बेस की प्रेजेंस में NaOH। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। अगर माना आपको एक एग्जांपल और होता है, जैसे कि माना अगर आपको किसी हैलोअल्केन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है OR ग्रुप से, हमें बनाना है ROR। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ईथर। तो अगर आपको किसी कंपाउंड में हैलोजन में, इसमें हैलोअल्केन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है OR ग्रुप से, एल्कोक्सी ग्रुप से, तो वहां पे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaOR या RONA, जिसे हम कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ से Na, यहाँ से X, NaX बाहर हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको? ROR। ये जो कंपाउंड बनता है इसे कहते हैं ईथर और इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। अगर आपको हैलोअल्केन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है OR ग्रुप से, रिएक्शन कराएंगे NaOR से, प्रोडक्ट बनेगा ईथर। अगर आपको हैलोजन को रिप्लेस करना है OH ग्रुप से, रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH या एक्वस NaOH, प्रोडक्ट बनेगा आपको एल्कोहल। अगर आपको रिएक्शन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है साइनाइड ग्रुप से, तो रिएक्शन कराएंगे KCN या NaCN से, प्रोडक्ट बनेगा आपको नाइट्राइल। अगर आपको हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है आइसोनाइट्राइल ग्रुप से या आइसोसाइनाइड से, रिएक्शन कराएंगे AgCN के साथ, प्रोडक्ट बनेगा आइसोनाइट्राइल। सेम टाइम पे अगर आपको NO2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना है तो आप रिएक्शन कराओगे AgNO2 से, प्रोडक्ट बनेगा आपको नाइट्रोएल्केन। और अगर आपको नाइट्रेटो ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आप रिएक्शन करवा सकते हो KNO2 या फिर NMNO2 के साथ, ये कंपाउंड बनेगा आपको नाइट्रेटो कंपाउंड। एंड लास्ट में अगर आपको रिएक्शन करवानी है, अगर आपको हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना है NH2 ग्रुप से, तो हम रिएक्शन करवाएंगे इसके किसके साथ? अमोनिया के साथ, बेस की प्रेजेंस में, कंपाउंड बनेगा आपको अमाइन। तो ये होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है।
तो देखो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये दो टाइप की मैकेनिज्म फॉलो करती है। एक होता है आपका SN1 मैकेनिज्म, एक होता है आपका SN2 मैकेनिज्म। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, SN1 मैकेनिज्म के बारे में। तो SN1 मैकेनिज्म में अगर हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो SN1 का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। वन स्टैंड है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए, इसकी फुल फॉर्म होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। थर्ड चैप्टर है हमारे पास केमिकल काइनेटिक, जिसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहते हैं उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, SN1 जो रिएक्शंस होती हैं, ये ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं जिनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, फिर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे कि माना कोई कंपाउंड है, इसके रिएक्शन हमने करवा दिया है एक्वस NaOH, रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो Cl ग्रुप है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH ग्रुप से, कंपाउंड बनेगा CH3, यहाँ पे आएगा OH एंड प्रोडक्ट बनेगा आपको NaCl। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो SN1 मैकेनिज्म जो होता है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। हमें ये बताया कि कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा कि जो हेलोजन है ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले जाएगा तो कार्बन Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जब हेलोजन लेके जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आपको बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसपे कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। तो याद रखना कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ये होता है कार्बोकेटायन। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है इसका नाम भी हम दे सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो SN1 का जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इसी तरीके से स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारे पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारे पास, OH नेगेटिव। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपको कार्बोकेटायन पे, ये अटैक करेगा यहाँ पे और इसका जो बॉन्ड है वो आ जाएगा कार्बन के साथ। तो ये क्या बना देगा CH3C, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपको OH ग्रुप। और स्टेप नंबर 2 जो है आपका, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकंड स्टेप होता है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में जो SN1 मैकेनिज्म होता है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एंड इसका जो फर्स्ट स्टेप है आपका ये होता है आपका स्लोएस्ट स्टेप, ये स्लो होता है, ये स्लो स्टेप होता है। सेकेंड वाला स्टेप होता है फास्ट स्टेप। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट फाइंड करना चाहूँ तो हमें भी पता है, हम थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, कि अगर हमें किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है और हम उसका रेट फाइंड करना चाहते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम कौन से स्टेप से फाइंड करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। तो इन दोनों में से सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा, ये जो स्टेप है इसका फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा इसके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ये होगा आपका स्टेप 1, और इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अगर हम बात करते हैं इसके रेट लॉ की, तो रेट लॉ होगा इसका R इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट, एंड सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ही है, तो पावर हो जाएगी 1। ऑर्डर कितना आएगा इसका, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो क्योंकि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम देखेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ये होता है हमारे पास कार्बोकेटाइन, जैसे कि हमारे पास से इसको ले लेते हैं CH3 CCH3 CH3 एंड इस पे है पॉजिटिव चार्ज। तो ये है इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन के अगर आप सेंट्रल कार्बन की बात करते हो, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे इसके पास है 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है, तो जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब कि इसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से होगी, इसको अगर मैं 3D में इसको बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देखो ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर में जब आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है जब इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो इसके पास ना अटैक करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये इसके ऊपर से अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन अटैक कर सकता है। अगर ये अबव द प्लेन अटैक करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये माना इसका प्रोडक्ट बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया इसके पास, है ना। और अगर ये बिलो द प्रोडक्ट बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो इसका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। और आपको बताइए कि अगर अबव द प्लेन अटैक कर रहा है तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन रहा है। अगर यही न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसके ठीक अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो अपोजिट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा आपको न्यूक्लियोफाइल, इसकी ठीक मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। अगर माना ये वाला कंपाउंड आपका है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये दूसरा वाला कैसा होगा, ये बनेगा लीवो रोटेटरी। एंड हमें ये पता है कि इस वाले प्रोडक्ट के बनने के चांसेस कितने हैं, 50%। तो इस वाले प्रोडक्ट के बनने के चांसेस भी कितने हैं, 50%। मतलब कि SN1 मैकेनिज्म में हमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक डेक्स्ट्रो बनेगा तो दूसरा बनेगा लीवो, और दोनों की इक्वल अमाउंट में इसमें प्रोडक्ट बनेगा। अब क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट है तो इसमें मिक्सचर बनेगा हमारे पास, और ऐसा मिक्सचर जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ D एंड L फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैसमिक मिक्सचर कहते हैं, रैसमिक मिक्सचर इसे हम कहते हैं। तो याद रखना है SN1 रिएक्शन जो होती है इसमें रैसमिक मिक्सचर बनता है। रैसमिक मिक्सचर बनने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन होता है, एंड कार्बोकेटाइन का जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन होते हैं अटैक करने के लिए, या तो ये अबव द प्लेन अटैक कर सकता है या तो बिलो द प्लेन अटैक भी कर सकता है। तो इसीलिए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा D एक बनेगा L, और दोनों के बनने के चांसेस क्या है, 50% है। तो जितना D फॉर्म बनेगा उतने L फॉर्म भी बनेगा। इक्वल अमाउंट ऑफ D और इक्वल अमाउंट ऑफ L अगर आप मिक्स करते हो तो जो मिक्सचर बनता है इसे कहते हैं रैसमिक मिक्सचर।
इसीलिए SN1 जो रिएक्शंस होती हैं इसमें रेसमाइजेशन होता है और रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो ये था हमारे पास SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करेंगे SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 रिएक्शन, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ स्टेप्स। याद रखना आपको SN1 मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड आपने क्या याद रखना है, स्टेप्स में 2 होते हैं। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बोकेटाइन, जिसमें सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। या तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। एंड sp2 के लिए जो ज्योमेट्री होती है ये होती है आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर। एक और चीज आपने याद रखनी है कि इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शन में जो है आपका रेसमाइजेशन होता है, रेसमाइजेशन होता है। और रेसमाइजेशन का रीजन क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखोगे कि इस रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम जानते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है आपको 1 डिग्री। और हमें ये पता है कि किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बनने के चांसेस उतना ज़्यादा होते हैं। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे जल्दी बनेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसीलिए इस रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो क्या होगा 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तो सबसे जल्दी बनेगा। फिर होगा 2 डिग्री एंड फिर होगा आपको 1 डिग्री। मतलब कि अगर माना मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास और हम चेक करेंगे कि इनमें से SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा। तो देखो, अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में जो आपका हैलोजन है ये अटैच है 3 डिग्री कार्बन से। तो जब ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसमें बनना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें बनना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें बनेगा 1 डिग्री, इसमें बनेगा 1 डिग्री। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसमें बनना है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। तो इसका कार्बोकेटाइन क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसीलिए ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, सबसे जल्दी कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी SN1 के लिए सबसे फास्ट होगी। इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी होगी एंड दिस रिएक्टिव कौन होगा आपका CH3Cl। क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है और अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होने की वजह से इसके बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर ये कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा, अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनाएगा तो इसका रिएक्शन में आगे नहीं बढ़ेगा फिर। तो और एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। यहाँ पे लिख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन में जैसे कि हमने ले लिया कोई RX, R फ्लोराइड, R क्लोराइड, R ब्रोमाइड एंड R आयोडाइड। यहाँ पे R ग्रुप सभी में कॉमन है, हैलोजन में चेंज है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा हैलाइड है जो कि सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो देखो इसमें SN1 मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो ये कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। और हमें ये पता है कि इनमें से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा। देखो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड होगा वो सबसे वीक होगा।
तो इसका बॉन्ड सबसे वीक होने की वजह से सबसे जल्दी टूटेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, एंड लीस्ट रिएक्टिव होता है हमारे पास फ्लोराइड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो SN1 रिएक्शंस होती हैं ये फेवर करती हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि पोलर नेचर का होगा एंड प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, H2O हो गया, H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल्स हो गए। ऐसे कोई भी सॉल्वेंट जो कि पोलर नेचर का होता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, उसे हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड जितनी भी SN1 रिएक्शंस होती हैं ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर करती है। ठीक है।